नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किए। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा, बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, यही आधार और वोटर कार्ड लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली, मुंबई जैसे देश के बड़े शहरों तक पहुंच जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर के 75% हिस्से पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। जो 25% बचा है उसके लिए भी पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी की सरकार जमीन नहीं दे रही। अमित शाह ने अचानक ममता बनर्जी पर इतना तीखा हमला क्यों किया? इतने गंभीर इल्जामात क्यों लगाए? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह को क्या जवाब दिया? बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या प्लान है? दूसरे देशों से जो विदेशी गैर कानूनी तरीके से भारत आते हैं, उनके लिए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि पार्लियामेंट में अमित शाह ने क्या कहा। असल में आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर चर्चा हो रही थी। यह बिल 25 साल पुराने इमिग्रेशन एक्ट और आजादी के पहले फॉरेनर्स और पासपोर्ट को लेकर जो कानून बनाए गए थे, उन 3 पुराने कानूनों की जगह लेगा। इस बिल में गैर कानूनी तौर पर भारत में घुसने और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रुके रहने वाले विदेशियों पर एक्शन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। सजा और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। बिना पासपोर्ट और वीजा के अगर कोई भारत में घुसता है तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार अब तक कांस्टेबल लेवल के पुलिस वाले को भी होगा। अब तक गिरफ्तारी सिर्फ इंस्पेक्टर लेवल का अफसर ही कर सकता था। चर्चा के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठा। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि बॉर्डर पर तो बीएसएफ तैनात होती है, फिर बांग्लादेश से घुसपैठ कैसे हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के तमाम हिस्सों तक कैसे पहुंच जाते हैं? इस पर अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को आज करारा जवाब दिया। अमित शाह ने पूरे फिगर सामने रख दिए। कहा कि बांग्लादेश से लगने वाली सीमा में जहां फेंसिंग नहीं हुई है, उसकी वजह ममता बनर्जी और उनकी सरकार है। अमित शाह ने कहा, फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी की सरकार बार बार रिमाइंडर के बावजूद जमीन नहीं दे रही है। कई जगहों पर फेंसिंग का काम शुरू होता है तो ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंच जाते हैं। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है, उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं है। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर, मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है।
धार्मिक नारे लगाता। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कई बार पूछते रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंच जाते हैं, क्या ये होम मिनिस्ट्री की नाकामी नहीं है? इसका जवाब भी अमित शाह ने दिया। होम मिनिस्टर ने बताया कि घुसपैठ कहां से होती है, घुसपैठियों का आधार कार्ड और वोटर कार्ड कहां बनते हैं, कौन बनवाता है। अमित शाह ने बताया कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और घुसपैठ का यह रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नोटों से भरी बोरियों के केस में आज कई बड़े डेवलपमेंट हुए। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है, लेकिन उन्हें वहां कोई काम नहीं दिया जाएगा, उन्हें फिलहाल न्यायिक कार्य से अलग रखा जाएगा। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित इंक्वायरी कमेटी ने आज दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। चीफ फायर ऑफिसर अपना बयान दर्ज कराने हरियाणा के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के 3 मेंबर्स ठहरे हुए हैं। इसके साथ साथ आज दिल्ली पुलिस के उन 8 कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए जो 14 मार्च की रात को आग लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर पहुंचे थे। इन्हीं पुलिस वालों में से एक ने उस रात स्टोर रूम में नोटों से भरी जलती हुई बोरियों का वीडियो बनाया था। आज तुगलक रोड थाने के एसएचओ का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। जस्टिस वर्मा का बंगला तुगलक रोड थाने के इलाके में आता है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई भी इस मामले की जांच कर रही इंक्वायरी कमेटी के आदेश पर की है। अब जांच तेजी से हो रही है, इसलिए जस्टिस वर्मा भी अपने लीगल ऑप्शन तलाश रहे हैं। आज जस्टिस वर्मा का पक्ष रखने के लिए उनके वकील भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों की एक बड़ी टीम हायर की है। इस टीम ने जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संघवालिया और जस्टिस अनु शिवरामन की कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा का पक्ष रखा। इसके अलावा आज इस मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि देश के 6 हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बाकी मेंबर से मिले और जस्टिस वर्मा के केस में ठोस और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इलाहाबाद और अवध, इन दोनों बार एसोसिएशन के अलावा गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी को मिलने का वक्त दिया और मुलाकात के दौरान सीजीआई के साथ कॉलेजियम के मेंबर्स ने जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में वकीलों की बात सुनी। वकीलों ने चीफ जस्टिस से कहा कि जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलना एक गंभीर घटना है, इससे जुडिशरी पर गहरा दाग लगा है, इसलिए अब चीफ जस्टिस को ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे आम लोगों में जुडिशरी के प्रति भरोसा कायम हो। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने डिमांड की कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तुरंत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए और जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय करने के नियम और सख्त बनाए जाएं। हम 6 लोगों ने मुलाकात की है और अपने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने सीजीआई एंड 4 अदर सीनियर जजेस के सामने रखा, सारे पॉइंट्स। उसके बाद जो जिस तरह से हमने पॉइंट्स रखे और जिस तरह से उन्होंने सुना है, उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो कंसीडर करेंगे एंड ही विल टेक इट डिसीजन। मीटिंग में ट्रांसफर के बारे में बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है। उन्होंने उसके कई कारण बताए हैं, रीजन जो हमें डिस्क्लोज किए हैं, हम उस रीजन को जनरल हाउस में रखेंगे एंड वी विल टेक ए डिसीजन। इंक्वायरी से हम सेटिस्फाइड नहीं। इंक्वायरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल। करप्ट फ्री इंडिया, करप्ट फ्री जुडिशरी, ये हमारा मूवमेंट है। ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। करप्शन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने सिर पे कफन बांध के निकला हूं। हाँ, बातचीत से मसले सॉल्व हो जाते हैं, लड़ने से सॉल्व नहीं होते। मैं भी इसका पक्षधर हूं। आज बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है। मुझे विश्वास है अपने सीजीआई पे कि वो इसका फैसला करेंगे। कल रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार है, आखिरी जुमा है। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है, लेकिन इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सियासी चाल चली। देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि कल सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बिल ला रही है, इसलिए जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टियां बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बला के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। एक तरफ विरोधी दलों के नेता ये इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और दूसरी तरफ ईद के मौके पर बीजेपी गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट बांट रही है। इसे भी दिखावा बताया गया। आज बिहार में सौगाते मोदी का गिफ्ट हैम्पर गरीब मुसलमानों के घर पहुंच गया। पटना में हाईकोर्ट के पास बनी मस्जिद से सौगाते मोदी किट बांटी गई। इस किट को लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं वहां मौजूद थी। ईद के मौके पर बीजेपी की तरफ से मिल रही मदद पर मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जाहिर की। कहा कि मोदी ने ईद के मौके पर उनका ख्याल रखा, अब चुनाव में मुसलमान मोदी का ख्याल रखेंगे। मोदी जी दिए हैं, गरीब के लिए है, साड़ी है, सवाई है, लुंगी है, और क्या है। बहुत बहुत खुशी हुई, मोदी जी दिए हैं। सबको बारे सोच रहे हैं, गरीब के लिए अच्छा सोच रहे हैं। गरीब के दे रहे हैं। हाँ, गरीब के दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रहे हैं। आओ का चीज अच्छा कर रहे हैं। मोदी दे रहा, हम लोग पर ख्याल किया, हम लोग पर निगरानी किया, हम लोग बहुत खुश हो गए हैं। मोदी जी हम लोग बहुत सोच अच्छा किया था, हम लोग बहुत खुशी हैं। रमजान का महीना दे रहे हैं, आखिरी लास्ट महीना में दे रहे हैं तो स्वभाव के काम कर रहे हैं। अच्छा चीज है, सुरक्षित है, खुशी का बात है। मोदी के नाम पर वोट डालेंगे? है नहीं डालेंगे। जब इतना हम लोग लिए सोच कर रहा है तो हम कहे हम लोग करेंगे। कीजिएगा तो हम लोग करेंगे, कहे ना देंगे। इतना खाएंगे तो इतना गुण गाएंगे। ख्याल कीजिए मुसलमान पर, बहुत भाई लोग का ख्याल कीजिए, और क्या होगा तो वही वोट देगा। रोजे रमजान का दिन है, हम लोग का अफ्तारी का सामान मिल रहा है, हम लोग का लुंगी साड़ी जो हो रहा है मोदी सरकार दे रहे हैं, उनको अच्छा अच्छा नाम सुन रहा है तो मिल रहा है। अबर से उनको वोट हम लोग दे सकते हैं। जो भी सोच रहे हैं हम लोग के लिए मोदी सरकार तो अच्छे सोच रहे हैं।
हम लोग के लिए फिर सोच लिए, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि ना, हम लोग पर फिर ध्यान कर दी मोदी सरकार, वैसा ही आगे बढ़ेगा। कोई सरकार से नाराज नहीं रहता है, उनके काम से नाराज रहता है। सबके बराबर समझना चाहिए कि कौन गरीब है, कौन अपन हिंदू है, कौन मुसलमान, सोच के नहीं चलना चाहिए। एक बात सोचे कि हमारा सब समाज है, वो सब हमारा गरीब हिंदू चाहे गरीब मुसलमान सब वोट देता है। मोदी कैसे प्रधानमंत्री? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हम लोग के बारे फिर सोच रहे हैं। नवरात्र के दौरान मीट शॉप को बंद रखने की मांग भी आज बड़ा सियासी मुद्दा बनी। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बीजेपी के नेताओं ने नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। दिल्ली में त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत उज्जैनवाल ने डीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए नवरात्र में मीट की दुकानें न खोली जाएं। प्रशासन इसका निर्देश दुकानदारों को दे। और इसके बाद बीजेपी के एक और विधायक करनैल सिंह ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। आज अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर भी खूब बयानबाजी हुई। अखिलेश यादव ने कहा उन्हें सुगंध पसंद है, इसलिए यूपी में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कन्नौज में इत्र पार्क बनवाया था, लेकिन बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए योगी गौशाला बनवा रहे हैं। अखिलेश के इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने सनातन विरोधी बताया। कहा कि अखिलेश खुद को यदुवंशी बताते हैं, लेकिन उन्हें गाय और गोबर से नफरत है। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान सनातन से उनकी नफरत का सबूत है। बीजेपी नेताओं की बात मैं आपको सुनाऊं, इससे पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान दिखा देता हूं जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। आज भुवनेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर हमला किया। असल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कल कांग्रेस के विधायकों ने असेंबली में नारेबाजी की थी, काले झंडे लहराए थे और उसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। आज जम्मू कश्मीर से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। डल लेक और जबरवान हिल्स के बीच ये ट्यूलिप गार्डन 50 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इस बार यहां 74 किस्मों के 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। दूर दूर तक रंगीन ट्यूलिप दिखाई दे रहे हैं। इनकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह गया।